नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके एकेडमी इंडिया पर। अभी तक जो चैनल पे सब्सक्राइबर हैं उनमें से ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा उन्होंने हिंदी मीडियम से किया है। एमपी, यूपी और राजस्थान वगैरह में डिप्लोमा में हिंदी की किताबें ज़्यादा प्रचलन में हैं, तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए छात्र अंग्रेजी समझ तो लेते हैं लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते जितना इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ लेते हैं। तो उनकी फरमाइश थी कि सर आप जो वीडियो डाल रहे हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में है, इंग्लिश टू इंग्लिश हैं। तो वो इसलिए थे कि वो मशीन्स के जो कोर सब्जेक्ट हैं उनकी थियरी को आप उसी तरह से लें तो ज़्यादा समझ में आती है। लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब से जो वीडियो मैं डालूँगा उन वीडियो को मैं हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ एटम। एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। अणु और परमाणु, परमाणु सबसे छोटा होता है और अणु जो है वो दो परमाणुओं से मिल के बना होता है। According to the model of atom proposed by बोहर in 1913, एक साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने 1913 में एक मॉडल दिया था परमाणु के बारे में। An atom is composed of a number of electrons moving in circular or elliptical orbits around a relatively heavy nucleus of protons and neutrons as shown in figure। तो जैसा इस चित्र में दिखाया है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार या अंडाकार कक्षा में घूमते रहते हैं और ये जो न्यूक्लियस होता है जो कि वजन में इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी होता है, इसके साथ वो एक अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े रहते हैं। Although this simple model of an atom has been replaced by later models, yet it affords a convenient method of understanding the working of semiconductor devices। ये जो मॉडल है इसके बाद में भी बहुत सारे मॉडल आए और इस मॉडल की मदद से आपने देखा होगा एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक, जिसे इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इस मॉडल की मदद से अर्धचालक धातुओं को समझने में काफ़ी मदद मिली और उसी पर आगे चल के पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और आईटी और कंप्यूटर और आज का जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आप देख रहे हो ये सब सेमीकंडक्टर फिजिक्स पर ही आधारित है। इलेक्ट्रॉन हैज़ मास ऑफ नियरली 9.1 10 to power minus 31 kg and a charge of 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb। The diameter of an atom is approximately 10 to power minus 10 meters and that of nucleus is about 10 to power minus 15 meter। किसी भी इलेक्ट्रॉन का वजन 9 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलो यानी बहुत ही छोटा, और उस पर जो चार्ज होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम, जो कि बहुत ही कम है।
एटम का डायामीटर 10⁻⁻10 मीटर और जो न्यूक्लियस है उस एटम के अंदर, ये एटम है और इस एटम के अंदर ये जो छोटा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का डायामीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। The number of proton in atom of an element gives its atomic number, while the atomic mass is determined by the number of proton and neutron present in the nucleus. किसी भी एटम को, एटॉमिक एलिमेंट को शो किया जाता है उसके एटॉमिक नंबर से, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं उसके आधार पे। और जो नीचे का नंबर होता है, जैसे यहाँ लिखा है कार्बन C12, तो यहाँ जो ये कार्बन C12 जो लिखा है, इसमें जो 6 है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन शो करता है, और जो नीचे वाला 12 है ये इसका मास यानी कि वजन बताता है कि इसका वेट कितना है। Now let us see the Bohr atomic model. The nuclear atomic model proposed by Rutherford in 1911 was found to suffer from two serious drawbacks concerning distribution of extra nuclear electron and stability of the atom as a whole. It was later superseded by atomic model proposed by Bohr in 1913. Using Planck's quantum theory, Bohr made the following postulates. सबसे पहला मॉडल रुदरफोर्ड ने 1911 में दिया था और इसमें दो सीरियस ड्रॉबैक इसके ये थे कि कंसर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो एटम की स्टेबिलिटी है पूरे एटम की, उसको लेकर कुछ असमंजस थे। बाद में बोहर ने 1913 में एक एटॉमिक मॉडल दिया और प्लांक की क्वांटम थियरी के आधार पे बोहर ने कुछ अवधारणाएं बनाई परमाणु को लेके। उसमें पहली है द एटम हैज़ मैसिव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और वो बात सही थी। दूसरी है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड देयर न्यूक्लियस in circular orbits, the centrifugal force being balanced by electrostatic pull between the nucleus and electrons, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और जो न्यूक्लियस है उसके साथ में ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। An electron cannot revolve around the nucleus in any arbitrary orbit, but in just certain definite discrete orbit. ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट बहुत सारे हैं जो हम आगे देखेंगे 1n 2n करके। तो ये उसके एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से निश्चित ऑर्बिट में घूम रहा है। ऑर्बिट मतलब कक्षा, यहाँ पर ध्यान दें, ऑर्बिट का मतलब कक्षा होता है। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल और परमिटेड फॉर विच अदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम or the moment of momentum of the electron is equal to
an integral multiple of h by 2 pi, orbital angular momentum equals to nh by 2 pi, where n is an integer and h is the Planck's constant. n जो है वो कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उस पर आधारित है, और h जो है वो प्लांक्स के द्वारा दिया हुआ एक कांस्टेंट है। तो इस पे निर्भर करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में उसकी एंगुलर मोमेंट होगी। Such orbits are also known as stationary orbits. चौथा है, while revolving in these permitted orbit or stable orbit, the electrons does not radiate out any electromagnetic energy. In other words, the permissible orbits are non-radiating path of electrons. यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, भले ही वो उसके साथ घूम रहा है लगातार, उसमें एक गतिज ऊर्जा है। The atom radiates out energy only when an electron jumps from one orbit to another. If E2 is greater than E1, are the energy corresponding to two orbits before and after the jump, the frequency of emitted photon given by the relation E2 minus E1 equals to HF, and it can be represented as delta E, the change in energy level, equals to HF, where F is the frequency of the emitted radiations. जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की इस कक्षा के बाहर ये कक्षा है जिसका एनर्जी लेवल E1 है, और इसके और एक बाहर कक्षा है जिसका एनर्जी लेवल E2 है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब बाहरी कक्षा में जाएगा, तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तब जो एनर्जी में चेंज आएगा वो चेंज डेल्टा E इज इक्वल टू HF के बराबर होगा, और F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। एक्सप्लेनेशन: इफ I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ओमेगा इज angular velocity, then as per the assumption Wi is equals to nh by 2 pi. Now mr square omega equals to nh by 2 pi. Here r is the radius from nucleus of the electron, or finally we can write mvr equals to nh 2 pi. Alternatively, since the momentum of revolving electron is mv, मास और वेलोसिटी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को मोमेंटम कहते हैं, जिसे हिंदी में संवेग भी कहा जाता है। एक होता है वेग और एक होता है संवेग। संवेग में वेलोसिटी के साथ उस पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि मास भी जोड़ दिया जाता है। इट्स मोमेंट अबाउट न्यूक्लियस इज mvr, r इज द रेडियस, जैसा बताया था, त्रिज्या। Hence mvr is equals to nh by 2 pi, where n equals to 1, 2, 3 etc. the first, second and third orbit respectively. It is called principal quantum number, and because it can whole number values only, it fixes an size of the allowed orbits, also called Bohr's circular orbit. तो जैसा यहाँ पे शो किया है, मैंने आपको बताया था ये अलग अलग कक्षाएं हैं,
जिनको N1, N2, N3, N4 के हिसाब से इस चित्र में बताया है, और ये अलग अलग त्रिज्याएं हैं। लेट द डिफरेंट परमिटेड ऑर्बिट हैव एनर्जीज E1, E2 and E3 as shown. The electron can be raised from n equals to 1 orbit to any other higher orbit. It is given proper amount of energy when, मतलब जब इलेक्ट्रॉन कक्षा 1 से 2 में जाएगा तो वो हमको एनर्जी देगा, एनर्जी रिलीज करेगा। When it drops n equals to 1 orbit after a short interval of time, it gives out the energy difference delta E in the form of radiation. The relation between energy released and frequency of emitted radiation equals to, जो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। कैलकुलेशंस कंसर्निंग बोहर एटॉमिक मॉडल। अब कुछ कैलकुलेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। Above postulates concerning Bohr atomic model can be utilized to calculate not only the radii of different electron orbit but also the velocity and orbital frequency proposed by the different electrons, possessed by the different electrons. Now the stability of the atom requires that the centrifugal force acting on the revolving electron is balanced by the electrostatic pull exerted by the positively charged nucleus on the electron. अब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल से जुड़ा है, ये उसकी बात हो रही है। देयरफॉर mv²/r इक्वल्स टू ZEE डिवाइडेड बाय 4πε0r²। ये जो है नीचे की टर्म, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से रिलेटेड है, जो कि ज़्यादातर कैपेसिटेंस की कैलकुलेशंस में हम यूज़ करते हैं। सो बाय इक्वेटिंग mvr इक्वल्स टू nh/2π, द अबोव टू इक्वेशंस में बी यूज टू फाइंड द रेडी ऑफ द डिफरेंट बोहर सर्कुलर ऑर्बिट्स। अलग अलग वृत्ताकार ऑर्बिट के की रेडी निकालने के लिए, रेडी मतलब रेडियस r निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। नाउ द रेडी ऑफ ऑर्बिट्स, एलिमिनेटिंग v फ्रॉम द अबो इक्वेशन, वी गेट बाय पुटिंग v इक्वल्स टू फ्रॉम दिस इक्वेशन, v इक्वल्स टू nh/2π mr. Putting in the above equation, we will get r equals to this, and Rn for any number of orbit radii of n will be this. Also it is seen that radii of permitted orbit vary as the square of the principal quantum number n square. So Rn equals to n square r1. For hydrogen atom, r1 दिया हुआ है 0.53 10⁻⁻10 और r2 जो है वो है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो। तो इस पे से r1 जो है उसको हम निकालेंगे। फॉर हाइड्रोजन एटम r1, r2 एंड r3, ये 3 होना चाहिए। ऑल वैल्यूज बिटवीन r1 एंड r2 आर फोरबिडन। फोरबिडन गैप उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब जाता है तो ये जो गैप बनती है इसको फोरबिडन गैप कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, द वेलोसिटी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एज फाउंड फ्रॉम द अबव इक्वेशन, इस पे से हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं।
It shows that velocity is inversely proportional to quantum number. Hence, electron in the innermost orbit has the highest velocity, that is the velocity of 1/37 of the velocity of light. लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के पास वाला, उसकी हो जाएगी 1/37 ऑफ दिस वेलोसिटी. Electron energy, the orbit energy of a revolving electron is shown in two parts: kinetic energy due to motion of electrons, and its value is half mv square. As seen above, mv square is equal to this, so kinetic energy will be this as per the equation. Potential energy, now because the electron lies in the electric field of positive nucleus, potential at the point r, from point distance r of the nucleus, V can be calculated using the charge on the electron q divided by 4πε0 r. The potential energy of an electron of charge E can be given as V into minus E. So complete orbital energy will be minus Ze square divided by 8πε0 r as per the curve 3. Variations of potential energy and total energy are shown in this figure. The r is eliminated from the above equation. Orbital energy will be this, where n 1 2 3 etc. for energy states that it is possible for electron to have. It may be seen that En equals to E1 by n square. तो एटम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी एटॉमिक एनर्जी क्या होती है, और उसमें किस किस तरह की एनर्जी होती है कि उसके रिवॉल्यूशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की वजह से, और न्यूक्लियस के साथ में उसका बॉन्डिंग किस तरह से होता है, ये सब आपने इस वीडियो में समझा होगा. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.